जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। धनबाद में अवैध कोयला का कारोबार धड़ल्ले से जारी है। निरसा में चाल धंसने से कई मजदूरों की मौत के बाद प्रशासन एक्शन मोड में है। अवैध कोयला पर कारोबारियों पर लगातार छापेमारी जारी है। स्थानीय पुलिस, ईसीएल सुरक्षा टीम और सीआईएसएफ की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। निरसा पुलिस ने आज छापेमारी कर 21 टन अवैध कोयला जब्त किया और भट्टा संचालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस की कार्रवाई से अवैध कोयला कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। धनबाद में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों को 10-10 किलो का आईईडी बम मिला है, जिसके बाद बम स्क्वाड ने जंगल में ही उसे निष्क्रिय कर दिया। सीआरपीएफ और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में ये सफलता मिली है। नक्सली किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने के फिराक में थे। तो बड़ी खबर आपको धनबाद से बता रहे हैं, जहां पर नक्सलियों की एक बड़ी साजिश को सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया है। वो इसलिए क्योंकि नक्सलियों की तरफ से यहां पर बम प्लांट किए गए थे, लेकिन सुरक्षा बलों ने उस बम को जब्त कर लिया और फिर उसे निष्क्रिय कर दिया है। तस्वीरें हम आपको वहां की दिखा रहे हैं। देखिए, बम को प्लांट किया गया था। सुरक्षा बल टारगेट थे। नक्सली किसी बड़ी घटना को अंजाम देना चाहते थे, लेकिन सुरक्षा बलों की तरफ से जो छापेमारी की गई उसमें 10-10 जो है वो आईईडी बम बरामद किया गया है, जिसको लेकर अभी संयुक्त कार्रवाई लगातार सीआरपीएफ और पुलिस की तरफ से चलाई जा रही है। नक्सलियों पर नकेल कसने की कोशिश चल रही है। लगातार अगर आप देखें तो झारखंड में कुछ दिनों से नक्सली काफी ज्यादा सक्रिय हो चुके हैं और हर एक जगह पर टारगेट करके कुछ ना कुछ ऐसा उत्पात मचाते रहे हैं। तो इस तरीके से उन्हें उन पर नकेल कसने को लेकर लगातार सीआरपीएफ और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई चल रही है, जिसमें आज ये बड़ी सफलता हाथ लगी है सुरक्षा बलों को, जिसमें 10-10 किलो का आईईडी बम सुरक्षा बलों ने बरामद कर लिया है। जो जानकारी है उसके मुताबिक नक्सली इस बम को प्लांट करके कुछ बड़ी घटना को अंजाम देना चाहते थे, लेकिन बम स्क्वाड की टीम ने उसे निष्क्रिय कर दिया है। नक्सलियों के खिलाफ चतरा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एसपी को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी की, जिसमें एरिया कमांडर बलवंत उर्फ छोटी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार नक्सली पर 6 से अधिक मामले दर्ज हैं। गठन किया गया था और इस हमारी टीम ने ग्राम पचमो से एरिया कमांडर को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। इनमें विभिन्न थानों में लगभग अभी 7 कांड दर्ज हुए पाए गए हैं। गिरिडीह के जमुआ में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई और दोनों ही तरफ से ईंट, पत्थर और लाठी डंडे चले। महिलाओं ने भी एक दूसरे को जमकर पीटा। इस लड़ाई में 2 लोगों को ज्यादा चोट लगी है। बताया जा रहा है कि दोनों गोतिया घर में हिस्सेदारी और जमीन में हिस्सेदारी को लेकर कई सालों से आपस में झगड़ रहे हैं। टाटर खोल के धक्का मार के भीतर डूब गया। संजली लड़किया के बक्सा पैसा फोड़ फाड़ दिया और बड़की लड़की गहना जेवर सब छीन लिया। यार हमारा छतिया पर चढ़ के मम्मा यार संजली लड़किया, बड़की लड़किया 3 गो है, लड़की 4 गो। वो सब घर जाके जो सो एकाएक मारपीट करने लगा। देखिए हमको यहाँ छाती में एक चोट बोल नहीं पा रहे हैं, दर्द से जोर से और माथा भी जोर से फटा हुआ है और कल एक केस किए हैं, अभी तक पुलिस ने किए हुए हैं। बाबा बैजनाथ धाम में बसंत पंचमी की एक अनोखी परंपरा सदियों काल से चली आ रही है, जिसके तहत मिथिलांचल वासी बाबा बैद्यनाथ को तिलक करने के लिए भारी संख्या में यहां पर आते हैं। 105 किलोमीटर के पांव पैदल यात्रा कर बाबा बैद्यनाथ को जल अर्पण करते हैं और गुलाल देकर तिलक लगाते हैं। मिथिलांचल वासी के द्वारा तिलक लगाने के बाद से ही आज से ही मिथिला में पूरे 1 महीने तक लोग होली के गीत गाते हैं और होली खेलते हैं। वहीं बाबा बैद्यनाथ पर 1 महीने तक प्रातः काल की पूजा एवं श्रृंगार पूजा में अबीर गुलाल अर्पित किया जाता है। बसंत पंचमी से भगवान शंकर पर सुबह भी और शाम भी अबीर अर्पण होता है, श्रृंगार में भी। और यह परंपरा, यह जो सिस्टम है
वो फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा जिस दिन हरि और हर का मिलन होता है उसी दिन माने उस दिन तक अबीर चढ़ता है। ये परंपरा हजारों वर्षों से होते आ रहा है। बसंत पंचमी यानी आज के दिन बाबा का तिलकोत्सव है, जिसको लेकर मिथिला के श्रद्धालु पहुंचे हैं। श्रद्धालुओं से देवघर मिथिला में हो गया है, लेकिन यहां श्रद्धालुओं के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई। भीषण ठंड में श्रद्धालु खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मनीष दुबे। रांची में सरस्वती पूजा को लेकर छात्र काफी उत्साहित दिख रहे हैं। छात्र पिछले कई दिनों से इसकी तैयारियां कर रहे थे। उनका कहना है कि बचपन से ही पूजा करते आ रहे हैं। छात्रों से बात की हमारे सहयोगी कोमल बहल ने। कोरोना ने बसंत पंचमी के माध्यम से लोगों को मिला दिया है और एक बार फिर से सब कोई मिलकर बचपन की यादें ताजा कर रहे हैं। जिस तरह से बचपन में सरस्वती पूजा मनाया करते थे, ये सभी ठीक उस तरह आज 5 साल के बाद मिलकर सरस्वती पूजा मना रहे हैं। आप हमें बताइए, 5 सालों के बाद फिर उसी तरह से जिस तरह से बचपन में सरस्वती पूजा मनाया करते थे मना रहे, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग बहुत सालों बाद साथ में मिले। अभी यहाँ पे बहुत साल बाद मिले, साथ में यहाँ पे ये किसी कॉलेज स्टार्ट हो चुका है, कॉलेज आ नहीं पाते थे हम लोग यहाँ पे क्योंकि सेमेस्टर ये सब चलता था। तो कोरोना का एक बेनिफिट भी है, उसका फायदा है कि इसी कारण हम लोग सब गैदरिंग किए हैं और रियूनियन हो गया। प्लान किए कि हम लोग फंक्शन करते पूजा करते थे, पहले बच्चों में क्या करते थे, तो इसलिए हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं अभी भी हो। तो क्या कभी कॉलेज में मिस किया कि मतलब जिस तरह से बचपन में त्योहार मनाते थे वैसे ही मनाया जाए, वो दिनों को याद करते थे? जी बिल्कुल, जैसा हम सभी 4 साल पहले मनाया करते थे सब एक साथ मिलके। हम लोग कॉलेज चले गए तो उसके कारण हम लोग एक साथ नहीं थे, इसलिए हम लोग सेलिब्रेट नहीं कर पाए। इस बार कोरोना के कारण चूंकि कॉलेज बंद है, हम लोग स्टडी फ्रॉम होम कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग इस बार सब इकट्ठा हुए हैं और अचानक से प्लान बन के हम लोग अचानक से तुरंत सब चीज गैदर किए और सब अरेंजमेंट करके हम लोग इस साल बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप हमें ये बताइए, कितना इंतजार होता है सरस्वती पूजा? बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है। एक तो अचानक 27 हम लोग सब मिलकर डिसाइड किए कि हम लोग को पूजा करना है, ठीक है। ऑल ऑफ सडन हम लोग कांटेक्ट किए एंड मतलब जो अरेंजमेंट आप देख रहे हैं आपके सामने है, ठीक है। और बहुत एक्साइटेड थे हम लोग, पूरी दिन पूरी रात इसी पूजा के ऑर्गेनाइजेशन में लगे थे। रात में प्लान हुई, उसके बाद हम लोग एग्जीक्यूट किया और आज नतीजा आपके सामने। और बहुत ज्यादा मतलब आप कॉलोनी में भी देख सकते हैं, काफी लोग एक्साइटेड है, काफी एंजॉय कर रहे हैं। और ये 2 दिन मतलब गेट टुगेदर होगा, गैदरिंग होगी, लोगों में भक्ति वाली फीलिंग आएगी, तो ये चीज बहुत अच्छा लग रहा है। पंडित जी आप तो काफी बिजी होते होंगे, आज के दिन डिमांड बढ़ जाती है आपकी? हाँ, डिमांड तो बढ़ जाती है, बट क्या है कि पूजा हम लोग को कराना पड़ता है और जो भी मतलब सरस्वती पूजा आती है तो हम बहुत ज्यादा बिजी हो जाते हैं। मोबाइल में भी देख रहे थे आप तो डिजिटल पंडित जी मुझे नजर आ रहे हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। खैर आप लोग रात भर तैयारियां करते हैं, रात भर एक्साइटमेंट रहता है एक दिन पहले पूजा के? हाँ, हम लोगों को बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट रहता है। हम लोगों का इस वजह से कि सब बोले कि अचानक से प्लान बना, हम लोग बहुत ज्यादा खुश थे कि चलो 4 साल के बाद सरस्वती पूजा यहाँ पे सेलिब्रेट हो रहा है। सब आए हुए थे और यहाँ पे तो बहुत सारे प्रोग्राम का लिस्ट हुआ है कि हम लोगों को ये सारे काम करने, वो सारे काम करना। आज तो जगराता भी है रात में, आप लोग फ्री हुए तो जरूर आइएगा। और फिर कल कल्चरल प्रोग्राम भी है, तो 2 दिन हम लोगों को बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है। सब के सब जील से भरे पड़े हुए, छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक यहाँ पे कि हाँ प्रोग्राम हो रहा है, भक्ति है, तो सब बहुत खुश है यहाँ। खैर सरस्वती पूजा का इंतजार जो है वो बच्चों को सबसे ज्यादा होता है, विद्यार्थियों को सबसे ज्यादा इस त्योहार का इंतजार होता है। मिलकर के ये और इनका जिस तरह से उन्होंने बताया कि कोरोना की वजह से ये लोग घर आ गए हैं, तो एक तरह से इनका रीयूनियन हो गया। और बचपन में जिस तरह से पूजा का आयोजन करते थे वो सब मिलकर के एक बार फिर से उस तरह से ही सेलिब्रेट कर रहे हैं सरस्वती पूजा को। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ कोमल बहल, न्यूज़ 18 रांची। गोड्डा में बालू के अवैध उठाव पर प्रशासन रोक लगाने में नाकाम दिख रहा है। दिन के उजाले में बालू का अवैध खनन लगातार जारी है और माफिया बेखौफ होकर बालू का उठाव कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी गौरव झा। गोड्डा जिले में जिस तरीके से बालू का अवैध उठाव चल रहा है, ये शायद किसी के नजरों से छिपी हुई नहीं है। आए दिन पुलिस खानापूर्ति करती है कि इस घाट पर इतने गाड़ी पकड़ी गई हैं, उस घाट पर इतने गाड़ी पकड़ी गई हैं, लेकिन दिन के उजाले में जिस तरीके से बालू की गाड़ियां चल रही है, ये कहीं ना कहीं कार्यशैली पर एक बड़ा सवाल है। इस वक्त हम सुंदर नदी में हैं और ये सुंदर नदी गोड्डा के ललमटिया थाना क्षेत्र के अंदर पड़ता है। और दिन के उजाले में यहाँ से जिस तरीके से ट्रैक्टर निकल रही है और जिस तरीके से ग्रामीणों ने बताया है कि यहाँ से आए दिन इस तरीके के जो बालू है वो उठाव किया जाता है, लेकिन
पुलिस प्रशासन की कोई भी सख्ती इस पर देखी नहीं जाती है। आखिर क्यों नहीं देखी जाती है, ये भी एक बड़ा सवाल होता है, क्योंकि जिस तरीके से बालू का सिंडिकेट यहां से लेकर ऊपर तक बना हुआ है, जिस तरीके से यहां से लेकर ऊपर तक इसका कमीशन जाता है, शायद ये एक बड़ा कारण हो सकता है कि जिले में बालू का अवैध नहीं रुक रहा है। हम आपको बता दें कि गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे लगातार इसको लेकर आवाज उठा रहे हैं, लगातार अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बालू की गाड़ियों की तस्वीरें साझा कर रहे हैं और प्रशासन से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इसके बावजूद भी जिस तरीके से दिन के उजाले में गाड़ियां निकल रही हैं, ये एक बड़ा सवाल प्रशासन के कार्यशैली पर खड़ा करता है। गौरव झा, न्यूज़ 18, गोड्डा। चास नगर निगम क्षेत्र के ITI मोड़ में बने एकमात्र सरकारी बस स्टैंड की हालत बदहाल हो चुकी है। कई बार इसमें सौंदर्यीकरण करने के नाम पर लाखों रुपए खर्च किए गए, लेकिन आज तक ना बस स्टैंड के अंदर एक बस रुकी और ना ही इसका रख रखाव हुआ। हालांकि इस बस स्टैंड को लेकर चास नगर निगम के द्वारा राजस्व वसूली के लिए भी नीलामी की जाती है, लेकिन राजस्व वसूली का नीलाम लेने वाले ठेकेदार के कर्मी सड़क पर ही राजस्व वसूली करते हैं। आपको बता दें कि साल 2006 में इस बस पड़ाव को बनाया गया था और 2014 में इस पर लाखों रुपए खर्च किए गए, लेकिन इसकी देखरेख खुद नहीं लगाई गई। आप तस्वीरों को देखकर खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि बस स्टैंड की क्या स्थिति है। तो वो वाला जो है ना, सर, जब कुछ चलता नहीं है तो क्या करेगा? बेकार वाला जो आदमी लोग है, बेरोजगार वाला, तो सब लेता है और अपना जाता है। उन लोगों को क्या कीजिएगा आप? सर, अभी लोग वहाँ बैठने का अड्डा हो गया। नहीं, अड्डा नहीं हो गया है। अब देख रहा है कि यहाँ कुछ हो ही नहीं रहा है, तब जाता है। कोई काम तो हो नहीं रहा है, न बस आ रही है न बस घुस रही है, सीधे निकल जाती है, पैसा देने का कोई नाम नहीं। यहाँ तक जो बन गया रोड, अभी बस घुसने के लिए जगह भी नहीं दिया गया है। अब बस घुसेगी नहीं तो वो तो बोलेगा ही कि बस वाला कि हम कहाँ से देंगे। ऐसे ही परिस्थिति हो गया, बस स्टैंड बना के मैंने फोकट में खाली खर्चा कर दिया गया है सरकार का। पहले जब 96 में बना, उसमें नगर पालिका 2 साल चलाई, उसमें बसें आती थी। उसके बाद लगभग और 3-4 साल तक बसें आई। उसके बाद ये बस पड़ाव बेकार जैसा हो गया है। सब बसें जिधर से मन उधर से आती जाती हैं। हम लोग उसको जीर्णोद्धार करके हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो भी बसें चास की तरफ आती हैं या चास से बाहर निकलती हैं, वो ITI बस पड़ाव से ही निकले और हम लोग उसको इंश्योर करेंगे कि वो बसें वहीं पर खड़ी हो और वहीं से निकले। जमशेदपुर में राज्य के पूर्व मंत्री दुलाल भुइयां पर एक महिला ने जबरन दुकान पर कब्जा करने का आरोप लगाया है। सीताराम डेरा थाना अंतर्गत छाया नगर की रहने वाली पूजा कुमारी ने पूर्व मंत्री पर गंभीर आरोप लगाए। पूजा ने बताया कि साल 2014 से छाया नगर में उनकी मां ने एक दुकान खरीदा था, जहां वो चाय नाश्ते का दुकान लगाकर अपना गुजारा करती थी, मगर पूर्व मंत्री ने अपने प्रभाव का प्रयोग करते हुए मोहम्मद वसीम नाम के एक व्यक्ति को उक्त दुकान बेच दिया और उसे बेदखल कर दिया। महिला ने बताया कि इसको लेकर जिले के तमाम प्रशासनिक पदाधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों तक फरियाद लगा चुकी हैं, मगर उन्हें इंसाफ नहीं मिला। महिला ने बताया कि पूर्व मंत्री खुद को गरीबों का मसीहा बताते हैं, लेकिन उसके साथ अत्याचार कर रहे हैं। उसने इंसाफ की गुहार लगाई है। से चाबी दुलाल भुइयां ने आके खुद से लगा के मेरा ही ताला चाबी से अपना चाबी ले गए, जिसमें मेरा घर का भी चाबी है। आज तक हम घर भी नहीं जा पा रहे हैं। और अभी मोहम्मद वसीम बोलता है कि हम दुलाल भुइयां से दुकान खरीद लिए। ससुराल में थोड़ा सा झंझट चल रहा था, तो हम सोचे यहीं पर दुकान और घर बना के अपना रोजी रोटी चलाएंगे, और जो केस भी चल रहा है हम अपना यहीं से फीस उस देंगे वकील को। किए हैं मेरे साथ, न जाने और कितने का साथ किए होंगे। उसका घर सुरक्षित है, उसका मकान सुरक्षित है, उसको ज़्यादा लालच हो गया। उसको लालच हो गया कि ये एक दुकानों मिल जाता तो मेरा अच्छा रहता। अरे भैया, जो 2 रुपया का तुमको जमीन, दुकान हम लोग का सोसाइटी का बना हुआ है, सब वो छोटा सा भाई, वो तो छोटा सा सोसाइटी का है। अखिल भारतीय भुइयां समाज सोसाइटी चलती कैसे करके। जमशेदपुर के कदमा थाना क्षेत्र में कुत्ते को रॉड से मारकर घायल करने और आंख फोड़ने के मामले में FIR दर्ज कर लिया गया है। उलियान स्थित रिलायंस फ्रेश के पास कुत्ते ने स्कूटी की सीट फाड़ दी थी। इस मामले में आकाश डे के बयान पर किशोर रजक, अभिषेक रजक, भरत रजक, शत्रुघ्न रजक और सुदेश रजक को आरोपी बनाया गया है। बता दें कि 2 जनवरी को एक कुत्ते ने घर के बाहर रखी स्कूटी को नोच दिया था, जिससे गुस्साए आरोपी ने कुत्ते को रॉड से मारकर घायल कर दिया।
कुत्ते को इतना पीटा गया कि उसकी आंख को भी फोड़ दिया गया। जब कुछ पशु प्रेमियों ने आरोपियों से इसका कारण पूछा तो आरोपी उनसे भी उलझ गए। सिमडेगा श्रमिकों के निबंधन में लक्ष्य से दूर है। कोरोना संक्रमण काल से शुरुआती दौर में श्रमिकों के हित के लिए ई श्रम निबंधन की शुरुआत की गई। 31 दिसंबर तक सभी असंगठित श्रमिकों का निबंधन पूरा कर लेना था, लेकिन सरकारी बाबुओं की लापरवाही के कारण आज भी सभी श्रमिकों का निबंधन पूरा नहीं हो सका है। सिमडेगा जिला को 1,96,560 श्रमिकों के निबंधन का लक्ष्य दिया गया था, लेकिन अभी तक जिले में महज 1,25,912 श्रमिकों का ही निबंधन हो सका है। लक्ष्य का महज 62% ही निबंधन होना निबंधनकर्ताओं की लापरवाही बता रहा है। निबंधन के पश्चात ई श्रम कार्डधारी लोगों की मृत्यु होने पर उनके आश्रित को 2 लाख का बीमा कवर मिलता है एवं पूर्ण रूप से अपंगता होने पर 1 लाख रुपये का उनको अनुदान प्राप्त होता है। जिले में अभी तक किसी श्रमिक को लाभ इससे मिला है? अभी तक ये लाभ का बैंक जिनके भी एक्सीडेंट होता है या डेथ होती है वे अपना बैंक में आवेदन देंगे, बैंक उसको फॉरवर्ड करेगा LIC के पास। अभी तक ऐसे हमारे पास सूचना प्राप्त नहीं हुई है। रांची में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए केंद्र और NIC के सहयोग से IRED यानी इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस मोबाइल एप्लीकेशन तैयार किया गया। इससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए डेटा एनालिसिस होगा। इसमें 4 विभागों को शामिल किया गया है। पुलिस, परिवहन, स्वास्थ्य और रोड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के साथ अवेयरनेस के लिए एजुकेशन विभाग भी शामिल है। इसे झारखंड में फिलहाल 9 जिलों में शुरू किया गया है। भारत सरकार के द्वारा NIC के सहयोग से और हमारे जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है उसके सहयोग से IRED की स्थापना की गई है और इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटा है ना, वो अपलोड करना है 1 जनवरी से और झारखंड के 9 जिलों को इसको लाइव अभी किया गया है, उसमें रांची भी शामिल है। रांची यूनिवर्सिटी में 1 दशक से गोल्ड मेडल पर बेटियों की बादशाहत बरकरार है। इस बार भी 61% गोल्डन गर्ल्स हैं। पीजी सभी स्ट्रीम में ओवरऑल बेस्ट पीजी अनुभव दत्ता को गोल्ड मेडल उपाधि प्रदान की गई। उन्हें 93.63% अंक मिले हैं। वहीं ओवरऑल पीजी प्रोफेशनल कोर्स के टॉपर धीरज गुप्ता हैं। इन्हें पीजी परीक्षा में 89.92% अंक मिले हैं। दीक्षांत समारोह में PhD धारी 106 स्टूडेंट्स को डिग्री दी गई है। मुझे नागपुरी भाषा में गोल्ड मेडल मिला है और मैं राम लखन सिंह यादव महाविद्यालय जो कोकर में स्थित है वहाँ का पहला बैच का पहला छात्र हूँ और मुझे इसी में गोल्ड मेडल मिला है। और मैं चाहता हूँ कि झारखंड के जितने भी युवा हैं जो अभी अपनी मातृभाषा को बोलते तो हैं लेकिन उससे पढ़ाई लिखाई में जो शामिल नहीं कर रहे हैं उनके लिए ही मैं ये गोल्ड लेकर आया हूँ। B.Ed में गोल्ड मेडल मिला और मैं उर्सलाइन वुमेंस टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज लोहरदगा की स्टूडेंट। कितना मुश्किल था? मुश्किल तो था लेकिन इसे कर पाना भी उतना मुश्किल नहीं था। मैंने डोंट गिव अप का रूल अप्लाई किया और उसके बाद धीरे धीरे आसानियां बढ़ती गई और फिर मुझे ये प्राप्त हुआ। गिरिडीह जिले के जमुआ प्रखंड अंतर्गत रैम्बा मोड़ में से सिरसिया तक लगभग 10 किलोमीटर तक करोड़ों की लागत से सड़क निर्माण करवाया जा रहा है। संवेदक यहां घटिया सड़क का निर्माण कर रहा है, लेकिन ग्रामीणों की कोई सुनवाई नहीं हो रही। लगातार काम में अनियमितता बढ़ती जा रही है। सड़क निर्माण में 15 mm थिकनेस होनी चाहिए, लेकिन महज 4 से 5 mm में ही काम निपटा दिया जा रहा है। इसके अलावा जिस गिट्टी का इस्तेमाल किया जा रहा है उसमें 50% से अधिक मिट्टी व धूल मिला हुआ है। इसके अलावा गिट्टी डालने से पहले नीचे में अलकतरा नहीं डाला जा रहा, जिस वजह से सड़क भरभरा कर टूट भी रही है। शिकायत के बावजूद सुधार नहीं किया जा रहा है। लोहरदगा सदर अस्पताल में रेमडेसिविर समेत लाखों की कीमती दवाई एक्सपायर हो चुकी है। दवा कचरे के ढेर की तरह फेंक दी गई। सदर अस्पताल के कबाड़ रूम में ये दवाएं कचरे की तरह बेकार पड़ी हुई हैं। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लाखों की दवाई
जरूरतमंद लोगों के नाम से खरीद तो ली जाती है, लेकिन इसकी उपयोगिता कितनी हो पाती है ये आप इन कचरों के ढेर में पड़े इन दवाओं को देखकर समझ सकते हैं। हालांकि दवाओं का स्टॉक रखने वाले कर्मी उमाकांत कुमार सिंह का कहना है कि इनके पास जो भी एक्सपायरी दवा है वो लिमिट है, लेकिन ये ढेर सब कुछ बयां कर रहा है। वहीं सिविल सर्जन डॉक्टर संजय कुमार सुबोध का कहना है कि उनकी जानकारी में ये बात नहीं है। हालांकि उन्होंने पूरे मामले की जांच की बात कही है। पहला तो मेरे संज्ञान में ही नहीं है, न किसी कर्मी द्वारा सूचना दी गई है, न किसी के द्वारा सूचना दिया गया है। आप लोग के द्वारा सूचना दिया गया है। अब देखते हैं वहाँ पर कि क्या सचमुच यहाँ की दवा है कि दूसरी जगह की दवा है। नंबर 1, स्टॉक लेजर से मिलान करेंगे। अगर यहाँ की दवाई होगी तो जो फेंके हैं उन पर कार्रवाई होगी। जो भी दवा एक्सपायर हो जाती है उसको मेडिकेयर के द्वारा एक्सपोज कर दी जाती है। अभी हम लोगों के पास फरवरी में मात्र दो दवाएं की एक्सपायरी होने वाली है, जो कि हम लोग खपत कर लेंगे। अभी हम लोगों का एक्सपायर हो चुकी है, जैसे कि कुछ रेमडेसिविर सब दवाएं एक्सपायर हो चुकी है, उसको हम लोग रखे हुए हैं। प्रक्रिया हम लोगों की कमेटी में DS के द्वारा इनको डिस्पोज कर दिया जाए। अस्पताल परिसर में मौजूद है और यहाँ स्वास्थ्य विभाग और सदर अस्पताल की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। लाखों रुपए की दवाई एक्सपायर हो चुकी है, जिसे कचड़े की तरह यहाँ पे रखा गया है। जीवन रक्षा के काम करती थी, लेकिन अब ये पूरी तरह से बेकार हो गई है और ये कचड़ा में समा गई है। जब हमने यहाँ सदर अस्पताल के सिविल सर्जन से बात किया तो उनका साफ कहना है कि उनके संज्ञान में किसी भी तरह का इस तरह की जानकारी नहीं आई है। हालांकि उन्होंने कहा कि संज्ञान में लेकर हम इस पर आगे कार्रवाई करेंगे। सवाल उठती है कि सिविल सर्जन को यहाँ स्टॉक में हो रहे दवाई एक्सपायरी के बारे में जानकारी नहीं होती है, क्योंकि 1-2 यहाँ दवा नहीं है। यहाँ आप देख सकते हैं कि कचड़े की ढेर जैसी दवाई रखी हुई है। ये कोई 1000-2000 की दवा नहीं, लाखों रुपए की दवा है, जो कि गरीबों में बंटने वाली दवा थी, अब सीधे बर्बाद हो गई है। खास बात यह है कि अल्प्राविन नामक दवा जो कि यहाँ कचड़े के ढेर में रखी हुई है और वह सदर अस्पताल का रिकॉर्ड में ही नहीं है। सदर अस्पताल के सिविल सर्जन का साफ कहना है कि वो दवा हमारे यहाँ की नहीं है। आखिर इस पर भी सवाल उठती है कि जब सदर अस्पताल के रिकॉर्ड में ही वह दवा नहीं है तो कचड़े की ढेर में आखिर वो दवा आई कहाँ से। आगे देखना पड़ेगा कि जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग इस पर क्या कार्रवाई करती है और इस पर आगे क्या होता है। आकाश साहू, न्यूज़ 18, लोहरदगा। रांची की कपकपाती ठंड में घर से बाहर निकले रांची वासियों को गर्मा गर्म चाय की चुस्की बड़ी रास आ रही है। गुनगुनी धूप में चौराहे पर उबलने वाली चाय की खुशबू हर किसी को अपनी ओर खींच ही लाती है। हाड़ कपाने वाली ठंड में कांपते रांचीवासी। अलाव की गर्मी में ठंड से जूझते रांचीवासी और सुबह खिली गुनगुनी धूप में कड़क चाय की प्याली से ठंड भगाते रांचीवासी। फरवरी महीना शुरू हो चुका है, लेकिन ठंड है कि जाने का नाम ही नहीं ले रही है। सुबह से लेकर रात और रात से लेकर सुबह ठंड का प्रकोप कम ही नहीं होता। घर हो या बाहर मोटे मोटे स्वेटर और जैकेट के बिना गुजारा नहीं है। और जब फिराया लाल चौक पर गर्मा गर्म चाय की प्याली मिल जाए तो फिर कहना ही क्या। इस बार अभी फरवरी तक ठंड रहना चाहिए, क्योंकि पिछला लॉकडाउन में प्रदूषण नहीं था, जिसके वजह से काफ़ी लोग मतलब ठंड तो रहेगा ही रहेगा। लॉकडाउन के बाद में मौसम मतलब हम लोग का बहुत ही अच्छा रहा झारखंड का। इस वजह से हमको लग रहा है कि इस बार मौसम मतलब बहुत ही अच्छा रहा और ठंडा जैसा लग रहा है कि 1-2 महीने और रहेगा। देश के बाकी हिस्सों में भले ही ठंड का मौसम बोरिया बिस्तर समेटने की तैयारी में हो, लेकिन झारखंड पर अभी भी ठंड का सितम कम होने का नाम नहीं ले रहा है। जब हाड़ कपाने वाली हवा मंद मंद बहने लगती है तो लिहाफ में सिमटे रांचीवासी भी कांपने लगते हैं। ऐसे में जरूरी काम से घर से बाहर निकलना हो तो चाय की प्याली ही सबसे बड़ा सहारा होती है। इतना ठंडी बढ़ गया, चाय यहाँ का चाय भी बहुत टेस्टी है, तो ग्राहक लोग आते हैं यहाँ पर चाय का लुत्फ उठाने के लिए। रांची की ठंड और चाय की चुस्की का पुराना नाता रहा है, जो इस साल फरवरी की हाड़ कपाने वाली ठंड में भी रांची वासियों के बड़े काम आ रही है।
कोमल बहन, न्यूज 18 रांची। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।